हाँ तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ा। आज का जो मुख्य क्लास होगा बाबू, आज का जो मुख्य क्लास होगा, मतलब इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन होगा इस क्लास का, बेसिकली रूप से प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड टॉपिक बेस्ड होगा। कहने का मतलब ये है बाबू कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन कौन फैक्टर्स होते हैं जिससे मोशन प्रोजेक्टाइल कहा जाता है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी टर्म होगा उन सारे चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो बाबू समय को ज़्यादा नहीं गवाते हुए हम डायरेक्ट अब प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को लिखेंगे। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हिंदी में वर्ड होता है वो प्रक्षेप गति है ना। आप बोलोगे बाबू कि प्रोजेक्टाइल मोशन का सर कंसेप्ट कहाँ से लाएं सर, क्यों ज़रूरत पड़ गया, है ना। तो ये जितने भी तरीके के चीज़ हैं ये कैसे होता है और ये किस मोशन में कहा जाएगा, 1D होगा 2D होगा, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा कि मोशन इन प्लेन होगा, इसमें जितने भी तरह के कंसेप्चुअल पॉइंट के क्वेश्चंस आएंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को समझकर हम डिफ्रेंशिएट करके और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। समझे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल एक वर्ड से आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो देखो बाबू, मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उसको कोई इंक्लिनेशन एंगल थीटा से प्रोजेक्ट करना है। क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है बाबू, ऊपर फेंकना है। ध्यान रहे कि फेंकने के दरमियान आपका जो एंगल है, जो कोण है प्रक्षेप गति का, है ना, कहने का मतलब है प्रोजेक्टाइल का वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। जब इतना आपको पता हो जाएगा कि 90 डिग्री नहीं होगा तो बोलो कि सर मोशन होगा कैसे, है ना। कहने का मतलब ये है, तब मान के चलो बाबू, इसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है, इसका जो प्रारंभिक वेग है बालक वो u है। जब u है गुरुजी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। जब एंगल की बात करेगा, है ना, तो एक क्या होगा बाबू, इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये हुआ बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये जो पॉइंट है बाबू, यहां से जी आएगा इस तरह, इधर की तरफ जी। कहने का मतलब है जितने भी चीज है उस सब सारे चीज़ों को जब तुम ऊपर की तरफ फेंकोगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, जी के द्वारा बोलते हैं, तो उससे में इतना शक्ति होता है, उसमें इतना ताकत होता है कि वो सारे चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे अपने ओर आकर्षित करता है। तो हम इसी के सहायता से प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट को पढ़ेंगे बालक, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखो कि ये जो मोशन कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन होगा। तो यदि इसको एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर देखना या समझना होगा तो इस तरह से देखेंगे, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि प्रोजेक्टाइल जो है इन XY प्लेन हो गया, इन XY प्लेन में हम बात करेंगे बाबू, इस पॉइंट को समझ लो, है ना। प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट है बाबू, इन XY प्लेन में हम बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, नहीं है ना। चलिए, जब यहां तक आप समझ गए बाबू कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक पॉइंट को
प्राप्त किए कि मोशन जो होगा वो 2 डायमेंशन होगा और मोशन इन ए प्लेन होगा। आपके पास एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, बेसिक फंडामेंटल से होता है बाबू। डायरेक्ट लोग फार्मूला पढ़ा देते हैं कुछ कुछ लोग, तो उनसे सावधान हो जाना है और आपको बेसिक कंसेप्ट से ही आगे बढ़ना है ना। तो आप समझ रहे हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक्स वाई प्लेन मिला, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन है जो प्रक्षेप गति है वो एक्स वाई प्लेन, कहने का मतलब है प्लेन का मतलब होता है, प्लेन मोशन का मतलब होता है समतलीय गति। क्या होता है बाबू? समतलीय गति, है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू। उसके बाद यह इट इज इन 2 डायमेंशनल मोशन। यह कैसा होता है बाबू? 2 डायमेंशनल मोशन होता है। यह द्विविमीय गति के रूप में जाना जाता है। जब आपको इससे रिलेटेड इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो अब आप लोग थोड़ा सा समय को देते हुए इस पे रिलेटेड जो चीज लिखे गए हैं उसको आप पहले नोट कर लोगे बाबू। जब तुम पहले इतना नोट कर लोगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ गए ना बालक? चलिए, यहां तक बाबू तुम सारा चीज समझ गए। तो अब बाबू हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 चीज का। अब देखो बाबू, गेम होता है इस तरह से कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका यू हो गया, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए बाबू, एक यू एक्स हो गया और ये आपका यू वाई हो गया। ये एंगल थीटा है बाबू, ये एंगल थीटा है, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक यू एक्स होंगे और एक कंपोनेंट यू वाई होंगे। तो अब बताओ बाबू कि पहले तुम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में कंसेप्ट पढ़ चुके होगे कि जो भी एंगल है अगर उसको इंक्लाइंड करते हैं और वो उसका जो एक्स कंपोनेंट होता है उसके समतल में रखा जाता है, उसके तल में रखा जाता है, तो उससे लगने वाला एंगल कॉस थीटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी क्वांटिटी को यदि एंगल इंक्लिनेशन थीटा रखते हैं तो वहां पे उसके साथ जो वैल्यू होता है उसमें वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहां पर हमारा चीज क्या है बाबू? यू है ना, यू है ना। जब तुमको इतना पता हो गया कि ये यू है तो तुम आसानी से यू कॉस थीटा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बाबू, यू वाई क्या होगा बाबू? यू वाई क्या होगा बाबू? यू वाई का भी कंसेप्ट देखेंगे बाबू, यू साइन थीटा होगा बाबू। यू साइन थीटा कहने का मतलब है जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका साइन थीटा के फॉर्म में लिखा और समझा जाएगा। बात समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो बाबू, ये जो मेरा पूरा जो प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट है, प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट है बाबू, कहने का मतलब ये है कि ये जो पाथ ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री हो रहा है वो किस शेप का हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू। तो इसका जो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है बाबू, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना बाबू, वो कैसा होता है बाबू? पाराबोलिक होता है बाबू, पाराबोलिक होता है, परवलयाकार बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं बाबू? परवलयाकार। ये वह है बाबू, ये वह है बाबू, ये ल है बाबू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। परवलयाकार। हिंदी भाषा से रिलेटेड भी जो छात्र हैं वो भी क्लास को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वो बाइलिंगुअल है। बात को समझ गए? किसी को कोई परेशानी नहीं है बाबू? चलिए बाबू, जब यहां तक आप सारे चीजों को नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम बाबू आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एक स्टेप धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, है ना। तो अब जानेंगे बाबू कि कोई भी चीज तुम फेंकोगे, उठा कैसे फेंके, तुम लोग तो जानते हो ना। अभी कुछ दिन पहले रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और अभी भी हो रहा है, शुरू हुआ था ना। तो क्या हुआ बाबू?
कोई कहता है एटम बम से हम तुमको प्रहार करेंगे, है ना। तो अब देखो बाबू मिसाइल का कंसेप्ट आता है, इसमें क्या आता है, मिसाइल आता है बाबू, बॉलिस्टिक मिसाइल जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, चीज को जानोगे ना, कोई दिक्कत, चलो अगर जानना चाहते हो तब बता देते हैं कि उसमें जो है यही प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना एंगल से प्रोजेक्ट करें, है ना, कि जाके वहीं पे गिर जाए और उतना देर में वो कंप्लीटली साफ हो जाए, है ना। तो समय जो होगा बाबू उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे बाबू। और कितना दूर जाएगा बाबू उसको रेंज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बाबू, रेंज बोलेंगे, है ना, रेंज बोलेंगे। इसका हिंदी में परास बोलते हैं। और वो कितने समय में जाकर वहां पहुंचेगा, जो आपका रेंज डिटरमाइन आपने कर लिया, है ना, जिस चीज पे आपको जाकर मिसाइल को दाग देना है ना, प्रहार कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय को टाइम ऑफ फ्लाइट या हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उड्डयन काल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात को समझ रहे हो आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लोगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसके बाद हम आगे के चीजों को बताएंगे, ठीक है। चलिए बाबू, अब मेरा जो टॉपिक होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हिंदी में बाबू उड्डयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उड्डयन काल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, उड्डयन काल बोलते हैं। तो ये होता क्या है बाबू कि मान के चलो तुमने कुछ इस तरह से किया होगा, है ना, पुणे से आके यहाँ पे गया होगा, है ना, एक यहाँ पॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में तुमको अगर टी लगता है तो पुणे आने में भी कितना लग जाता है, टी लगता है। तो टोटल जो टी होगा बाबू वो 2t के बराबर हो जाएगा। टी होगा बाबू, उड्डयन काल जो होगा वो जो तुम्हारा जनरल जो समय होगा उसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि तुम तो ऊपर फेंको तो ऊपर जो फेंकने में समय, अब पुनः ऊपर से जो नीचे आने में समय बराबर लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। जो ऊपर फेंकेंगे उसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और जो नीचे करते हैं उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है, आप समझ गए हो, किसी को कोई परेशानी तो नहीं ना। चलिए बाबू, जब यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो अब हम टॉपिक में बताने वाले हैं कि आपका जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेंगे ना बाबू। देखो, कहने का मतलब ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना जब नोट तुम कर लिए होगे तो एक चीज तुम जानोगे कि वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी होगा। ये कंसेप्ट तो तुम लोग पढ़ चुके होगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। v बराबर यू प्लस ए टी रे बाबू, v बराबर यू प्लस ए टी। अगर y कंपोनेंट में सारे चीज़ों को लिखना चाहेंगे तो कुछ इसी तरह ना लिखेंगे, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो यहाँ जो बउआ t लिखेंगे, यहाँ जो बउआ t लिखेंगे, है ना, उसके जगह पे कैपिटल T लिखेंगे, क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको क्या कैलकुलेट करना है ना। या टी ही रखेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं रखते हैं, है ना, कैपिटल टी रहेगा तो यहाँ पे 2t लिखेंगे, है ना। तो चलो अभी इतना ही कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ जान लो कि वी वाई आपका 0 है और यू वाई कंपोनेंट तो तुम जानते ही हो, यू साइन थीटा है, और ए वाई जो है बाबू वो माइनस जी है, माइनस जी है बाबू, क्योंकि तुमने चीज़ों को ऊपर फेंका, तुमने चीज़ों को ऊपर फेंका और वो चीज जो है ऊपर रहना चाहता नहीं है। काहे नहीं रहना चाहता है कि तुमको तो पता है कि पृथ्वी है, उससे ताकतवर तो कोई चीज है नहीं, जितना ताकत होगा थोड़ा सा कमजोर पड़ोगे खींच लेगा, है ना। तो मोशन जो लग रहा है वो पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में है चला, है ना। ऊपर की तरफ तुम फेंकना चाहते हो, फेंकना चाह रहे हो, लेकिन आ जा रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, चला माइनस होगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के चलते माइनस जी लिए हैं। किसी को कोई यहां तक डाउट तो नहीं है ना। जब यहां तक चला कोई डाउट नहीं है तो अब हम आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे
यहाँ के बाद हम चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आप जैसे लिखना चाहें बाबू, आपको दिखाई दे रहा है, इसी में कंप्लीट कर देते हैं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं ना? चलो बाबू, तब वी वाई के जगह पे 0 लिख दिया और यू वाई के जगह पे यू साइन थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? यू साइन थीटा, और माइनस जी लिख दिया और साथ में टी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या देखोगे बाबू कि यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, चला इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसी को। तो यहां लिखने के लिए थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कैपिटल टी बराबर क्या है बाबू? 2t है। तो क्या करोगे? t बराबर 2 इंटू टी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, है ना। तो हम देख सकते हैं बाबू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये जो कंसेप्ट आ गया चला, वो पूरी की पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन और डेरिवेशन भी हो गया। किसी को यहां तक समझ में नहीं आई होगी तो आप रिव्यू में जरूर लिखेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप पूरी अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? चलिए, जब किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। और अगला जो मेरा चीज होगा कि कोई भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो कहां गिरेगा, कहां वर्ड कहां बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मतलब कितनी दूरी पर होगा, कहने का मतलब अब मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो रेंज का होने वाला है। इसलिए चीजों को आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे क्योंकि इसी का बेसिक फंडामेंटल आगे टॉपिक में आपका यूज होने वाला है। समझ गए बाबू? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिखना चाहते हो तो लिख भी ले सकते हो। चलो बाबू, अब जो मेरा टॉपिक होगा रेंज होगा। क्या होगा बाबू? रेंज होगा। रेंज को हम हिंदी में परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? परास बोलते हैं। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना? कोई तकलीफ तो नहीं ना? चलिए अब देखो बाबू, ये जो परास हो रहा है, वो रेंज हो रहा है, वो सिंपल के सिंपल किस कंपोनेंट में हो रहा है? चला किस कंपोनेंट में हो रहा है? एक्स कंपोनेंट में हो रहा है। किस कंपोनेंट में हो रहा है? एक्स कंपोनेंट में हो रहा है। तो आप लिखोगे एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। ये चीज पढ़े होगे, बहुत जरूरी, कि डिस्टेंस बराबर गुरुजी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू समय। स्पीड इंटू समय कहने का मतलब ये है बाबू, चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना? अब देखो वैल्यू को इसी में अभी पुट करते हैं बाबू और तुरंत मेरा 1 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। देख लीजिए, यू एक्स में आप क्या लिखोगे? यू कॉस थीटा लिखोगे। टी में क्या लिखोगे? 2u साइन थीटा अपॉन जी लिखोगे। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, u और u को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा और साइन थीटा है और 2 को यहां लगा देते हो और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हो, आप बटा में जी लिखोगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, चला कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू, जैसे लिखने का इच्छा लिख सकते हो, मल्टीप्लाई या डॉट कुछ भी यूज करो, वो मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होता है। चलिए, जब यहां तक आपको समझ में आ गई
तो आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का एक बेसिक फार्मूला का यूज करोगे। जैसा कि तुम पहले जानते होगे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे और चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इतना आ जाएगा आपका। ये जो होगा बाबू इसको आर से डिनोट करते हैं और रेंज मेरा यही आ गया। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। चलो, जब यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो इसको नोट कर लो पहले, इसको पहले नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब थोड़ा सा हम इसी में एक कंसेप्चुअल चीज को बताने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। चलो बाबू, एक चीज जान लो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मैक्सिमम रेंज होने के लिए किसी वस्तु का प्रक्षेप्य कोण कितना होगा, कितना होगा। कहने का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा बाबू, मतलब थीटा पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम रेंज होने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होगा। तो आप देखोगे कि रेंज में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। यू स्क्वायर से कोई हमको बैर तो नहीं ना है, जी से भी बैर नहीं है, मेरा जो पूरे के पूरे थीटा से है ना, थीटे से निकालेंगे ना इसको चीज को। तो अब देखोगे कि साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो, साइन 2 थीटा बराबर 1 हो, तो साइन कोई थीटा का वैल्यू 1 कहाँ होता है बाबू, 90 डिग्री पे। तो मैक्सिमम करने के लिए इसका सॉल्यूशन या आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हो गए, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 बटा में 2, काट दोगे बाबू 45 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब है आपको एक ऑप्शन में दिया रहेगा कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री चला। और ER मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा गुरुजी, ये भी थोड़ा बताइए दीजिए, है ना। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा चला यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, चला यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो बाबू, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं ना, नोट कर लोगे। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो बाबू, अब हम लोग हाइट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, हाइट का कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको ऊंचाई बोलते हैं बाबू, ऊंचाई बोलते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फार्मूला तुम पढ़े होगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2as, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब भी y के कंपोनेंट की तरफ ही जाएगा बाबू, एक से तो कोई मतलब है नहीं। तो जब ऊपर पहुंचता है तो vy को हम क्या मान लिए हैं बाबू, 0 मान लिए हैं। और uy को कितना माने हो, तुम तो जानते ही हो कि u sin थीटा हो जाएगा गुरुजी। और ये जो है बाबू वो -g ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये y ले लेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y सब में लगा दो, और uy में कुछ कंपोनेंट नहीं है बाबू, जो है सो यही है बाबू, u sin थीटा है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। और इस को आप क्या ले लोगे बाबू, h से रिप्लेस कर दोगे, इस को h से रिप्लेस कर दोगे। जब इन सारे चीज़ों को एक दूसरे के टर्म में लिखना चाहोगे तो आपका एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ जाएगा, उससे हमारा काम भी हो जाएगा। 0 एक तरफ लिखेंगे बाबू, और यू आई के जगह पे u sin थीटा का स्क्वायर लिखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। -2gh लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे देखोगे h बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 2g, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एक चीज जान लो बाबू, जब तुमको मैक्सिमम रेंज पूछेगा तो थीटा कितना लोगे, 45। जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल के मोशन को फॉलो करते हुए, तो कितना लोगे, थीटा का वैल्यू कितना लोगे, चला कितना लोगे, 90 डिग्री लिख देना। चलो बहुत बढ़िया, थीटा का वैल्यू कितना ले लोगे, 90 डिग्री। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h मैक्स हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई 2g। h मैक्स जो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर थीटा इक्वल टू 90 देन h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इसको आप नोट कर लो बाबू। चलो बाबू, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। चला देखो बाबू, अब इस टॉपिक में हम कुछ कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट को तो पढ़ लिया, आप लोग भी इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को समझे भी। क्या मेरा हाइट होता है, रेंज का कितना वैल्यू होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना वैल्यू होता है ना। जब इतना चीज़ तुमको पता हो गया तो अब बाबू हम थोड़ा बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। देखो बाबू, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। पहले हम इस पे लिखेंगे, उसके बाद आप उसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपको समस्या होगा तो फिर हम बताएंगे, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपसे, अभी तक आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे या समझे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके इस दिए हुए क्वेश्चन से अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले बोला था कि क्लास को आप ध्यानपूर्वक समझोगे, है ना। चलिए बाबू, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बाबू, विच टाइप ऑफ path of trajectory followed by
प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बाबू, आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट लीनियर, बी है बाबू सर्कुलर, सी है बाबू तुम्हारे पास पैराबोलिक, डी है बाबू इलिप्टिकल। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? आप लोग को पहले ही हम बताए थे क्लास में। कैसा होगा बाबू? लीनियर का मतलब तो जानते हो, रैखिक, सर्कुलर में वृत्तीय, परवलयाकार, है ना, इलिप्टिकल अंडाकार की तरह, है ना। अब इसमें देखो बाबू, इसमें हम क्या करेंगे बाबू, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्या? कितना आसान क्वेश्चन था बाबू, क्लास में एकदम बताए हैं। नहीं आप लोग को पता होगा तो आप नोट देख लीजिएगा, जब पता है तो आगे हम बात करेंगे बाबू। फिर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ इसी तरह से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन है, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन which of the following statement is true? Which of the following statement is true? इधर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को। Which of the following statement is true? फर्स्ट है बाबू लीनियर, बी है बाबू मोशन इन ए प्लेन, सी है बाबू बोथ ए एंड बी ऑप्शन, डी में है बाबू नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? क्या बताया था बाबू, लीनियर होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाबू। पहले ही हम बता दिए बाबू कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट है वो मोशन इन ए प्लेन पढ़ा जाता है, कभी भी एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। चलिए बाबू, तो आंसर जो है मोशन इन ए प्लेन के साथ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। इसको नोट कर लो। चलो अब बात करेंगे बाबू, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं बाबू, क्वेश्चन को अप करते हैं लेवल में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं आप लोग से कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में कौन वो दो चीजें हैं जिनका वैल्यू कांस्टेंट होता है? कौन वो दो चीजें हैं जिनका वैल्यू कांस्टेंट होता है? या पहले उससे थोड़ा सा नीचे ही लेवल का भी रखते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में रखेंगे, क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन which of following doesn't depend on range? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रेंज फाइंड करना चाहें और वो कौन जो चीज है
वो रेंज पे डिपेंड नहीं करती है। आपके सामने ऑप्शन है बाबू, फर्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी ऑप्शन है बाबू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सी है बाबू मास, डी है बाबू वेलोसिटी। जो बच्चा को रेंज का फॉर्मूला पता होगा वो कभी भी इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा, पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, फिर अपने आप इसका आंसर भी मिल जाएगा। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कोई दिक्कत तो नहीं ना, देखो यू है ना, कहने का मतलब वेलोसिटी है। गुरुजी सही बोल रहे हैं, वेलोसिटी तो आ गया, तो ये तो ऑप्शन क्या होगा, ये तो डिपेंड करबे ना करेगा। उसके बाद थीटा देख रहे हैं सर, ई भी है सर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है, जी भी है गुरुजी, लेकिन मास कहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मास। आपका आंसर हो जाएगा मास। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो बाबू, जब यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे बात करेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, है ना। यहां तक आप लोग का धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है ना। अब हम बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन क्या है, आप लोग से हम पूछेंगे, आप ही लोग बता दीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन दो चीज है जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। कोई दो चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें कौन दो चीज है वो कांस्टेंट होता है, आप लोग को पता है। एक तो बाबू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा 9.8। ये जितने भी बच्चे जान रहे होंगे वो इसका आंसर तो एक मार कर चले आएंगे। और एक और जो कॉन्सेप्ट है बाबू उसको ध्यान दोगे, उसको ध्यान दोगे कि आपका जो है वो आप जब भी लिखोगे तो वी वाई क्या लिखते थे, वो जीरो होता था। वी वाई जो लिखते थे, कहने का मतलब है फाइनल जो वेलोसिटी हो जाता है इन वाई कंपोनेंट, वो आपका कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो भी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, नहीं ना, किसी को कोई परेशानी। तो आपको दो चीज मिला ना बाबू। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब जानते हो, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर है ना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, हिंदी लोगों के लिए इतना वर्ड मैंने बोला, नोट कर लेंगे वो भी। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं बाबू, देखते हैं आप लोग के पास कितना दम है, क्वेश्चन को करते हो कि नहीं करते हो। क्वेश्चन है बाबू कि ये क्वेश्चन है आप लोग के बीच आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे फिर बनाने का कोशिश करोगे। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट
एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो जान जाओगे कि 90 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रहे हो ना। पूछता है क्वेश्चन कि एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इफ हाइट इज 100 मीटर। है ना आसान क्वेश्चन, बना लोगे आसानी से कि एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इफ हाइट इज 100 मीटर। कहने का मतलब है क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से हमने आसान कर दिया है, कुछ लैंग्वेज में लिखा रहेगा। आपसे पूछता है कि हाइट का जो वैल्यू है वो 100 मीटर दिया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो एच बराबर क्या जानते हो, यू स्क्वायर बटा में मैक्सिमम के लिए 2g। कोई थीटा से कोई जरूरी है नहीं, है ना। यहां क्या लिख दो बाबू, 100 बराबर यू स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, 2 गुना 10 रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 गुना 10 गुना 100 बराबर यू स्क्वायर हो गया। इसको नोट कर लोगे, u बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10 कितना हो जाएगा बाबू, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा बाबू, 2000 हो जाएगा। 2000 को कैसे लिखोगे बाबू, 5 इंटू 400 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और जैसे ही स्क्वायर को हटाओगे तो इसका इसमें रूट लगा दोगे, तो 5 इंटू 400, 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है गुरुजी। और ये नहीं बचा तो इतना मीटर पर सेकेंड ऑप्शन रहेगा, आप बना के चलाओगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं ना। इसको नोट कर लो आप लोग। चलो बाबू, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक है बाबू। आप लोग नोट कर लो इतना।